इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधा अहमद और लेकर के हाजिर है अपना खास कार्यक्रम नेशन एट 9। बता दें आपको कि इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरें, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की तमाम बड़ी खबरें होंगी। हर प्रदेश की खबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो चारुल, क्या है आज की पहली बड़ी खबर? बिल्कुल निधा, सबसे पहले बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनलिशिंग द पॉलिटिशियंस ईज ऑफ लिविंग यूजिंग टेक्नोलॉजी विषय पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित करेंगे। वेबिनार का नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सह नेतृत्व उद्योग विभाग की ओर से किया जाएगा। वहीं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, न्याय, दूरसंचार, व्यय और वाणिज्य विभाग की घोषणाओं पर भी चर्चाएं शामिल हैं। तो निदा, अगली खबर क्या है? तो चारों अगली खबर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, जहां बता दें आपको कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के शिवमोगा जिले में पहुंचे थे और उन्होंने शिवमोगा एयरपोर्ट समेत 3600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने शिवमोगा जिले में एयरपोर्ट का भ्रमण और निरीक्षण किया और इसके बाद पीएम ने मंच पर मौजूद कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को 80वें जन्मदिन की बधाई भी दी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि शिवमोगा को अपना एयरपोर्ट मिला है, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी, वो आज पूरी हुई है। शिवमोगा एयरपोर्ट बहुत ही भव्य बना है और ये बहुत सुंदर है। यह सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये इस क्षेत्र के लोगों के सपनों की नई उड़ान का अभियान है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समुदाय के विकास और उनके बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के जरिए शिक्षा की पहुंच के विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस वेबिनार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट में आदिवासी विकास को प्राथमिकताएं दी गई हैं। वहीं पीएम मोदी ने वैक्सीन पर कहा कि पहले देश में दूर दराज के इलाकों तक वैक्सीन पहुंचने में कई दशक लग जाते थे। देश के करोड़ों बच्चों को वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन पुरानी व्यवस्था के साथ काम करते तो वैक्सीनेशन कवरेज को 100% करने में कई दशक बीत जाते। हमारी सरकार ने मिशन इंद्रधनुष शुरू किया है और उसमें सुधार भी किया है। और अगली खबर दिल्ली सरकार की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां पर आबकारी नीति से भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत ने 5 दिन की रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया। अदालत ने माना कि जांच के हित में रिमांड जरूरी है। वहीं सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि तत्कालीन उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में बदलावों को मंजूरी दी थी। राउस एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष सिसोदिया को पेश करते हुए जांच अधिकारी ने उनसे जांच और पूछताछ के लिए 5 दिनों की हिरासत मांगी। अदालत ने सीबीआई की मांग को स्वीकार कर लिया और सिसोदिया को बता दें आपको कि 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया। सीबीआई ने अदालत से कहा कि सिसोदिया का दावा किया गया है कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। यह दावा सिसोदिया की तरफ से किया गया है, लेकिन जांच से यह पता चला कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फैसले लिए थे। आपको बता दें कि सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस महाधिवेशन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुटकी ली है। वायरल हुई तस्वीर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अन्य नेताओं के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। धूप से बचने के लिए सोनिया गांधी के पास एक व्यक्ति छतरी लेकर खड़ा था, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे धूप में ही खड़े थे। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत सम्मान करता हूं। अभी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, जहां वो सबसे सीनियर हैं। धूप थी, लेकिन धूप की छतरी का सौभाग्य किसी और को नसीब हुआ। छाता किसी और के लिए लगा था। ये देखकर जनता समझ रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक के नेताओं का अपमान उनकी संस्कृति है। और अगली खबर पूर्वोत्तर राज्य मेघालय और नागालैंड से है, जहां बीते दिन सोमवार को चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मेघालय में जहां 81.57% मतदान हुआ, वहीं नागालैंड में 85.90% लोगों ने वोट डाला। दोनों ही राज्यों के 59 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मेघालय में आपको बता दें कि सोहियोंग विधानसभा सीट पर एक उम्मीदवार के निधन के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया। नागालैंड में 31 अकुलुतो एसी सीट पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। आपको बता दें कि 2 मार्च को त्रिपुरा के साथ साथ नागालैंड और मेघालय में हुए चुनाव के नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक नागालैंड और त्रिपुरा में एनडीए को बहुमत मिल सकता है, तो वहीं मेघालय में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।
अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां चेक रिपब्लिक के विदेश मंत्री जेन लिपावस्की 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए। विदेश मंत्री 1 मार्च तक भारत दौरे पर रहेंगे और इस यात्रा के दौरान भारत और चेक रिपब्लिक के बीच कई समझौते को अंजाम देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी बैठक हुई और बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री लिपावस्की 28 फरवरी 2023 को CII द्वारा आयोजित भारत यूरोपीय संघ व्यापार और स्थिरता कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में भी शामिल होंगे और उसके बाद वो आज ही मुंबई की यात्रा करेंगे और 1 मार्च 2023 को स्वदेश के लिए प्रस्थान करेंगे। और अगली खबर तेलंगाना से है, जहां पशुपालन और डेयरी विभाग आज भव्य स्टार्टअप संगोष्ठी की मेजबानी करेगा। बता दें आपको कि पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग हैदराबाद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, स्टार्टअप इंडिया, CII और पशुपालन विभाग तेलंगाना के साथ आपसी सहयोग से एक भव्य स्टार्टअप संगोष्ठी का आयोजन करेगा, जिसका उद्देश्य पशुधन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्रों में वर्तमान और उभरते स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। चलिए अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां विधानसभा में शिंदे सरकार ने बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को 6,384 करोड़ की पूरक मांगे पेश की और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर दिया और गांव में बिजली बिल के भुगतान और कृषि ऋण माफी के लिए धनराशि चिन्हित की गई। पूरक मांगों में से 2,224.72 करोड़ की राशि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को गांव में स्ट्रीट लाइट के लंबित बिलों के भुगतान के लिए, जबकि महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना के तहत प्रोत्साहन लाभ योजना के लिए 1014 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने किसानों को खाद्यान्न का उचित मूल्य देने, कर्नाटक के साथ सीमा विवाद के समाधान और ऐतिहासिक शख्सियतों के सम्मान की मांग की। वहीं अगली खबर बिहार से है, जहां पर आज बिहार विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री विजय चौधरी आज बजट पेश करेंगे। बजट में सरकार के लिए रोजगार अहम मुद्दा होगा। माना जा रहा है कि बिहार सरकार अपने बजट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान कर सकती है। इससे पहले बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार तेजी के साथ विकास कर रहा है। देश भर में विकास इंडेक्स के मामले में राज्यों के मामले में बिहार तीसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि 2021 और 22 में आर्थिक विकास के मामले में बिहार पूरे देश में तीसरे नंबर पर है। पिछले वित्त वर्ष में बिहार का GSDP की 10.98% रही और जो देश के सभी राज्यों में तीसरी सर्वोच्च वृद्धि दर है। अगली खबर बिहार से है, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने कथित नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी को नोटिस भेजा है। सीबीआई ने इन दोनों के अलावा 14 अन्य लोगों के खिलाफ भी समन जारी किया है। सीबीआई के चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया और 15 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। लालू यादव कुछ समय पहले ही सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अपने देश लौटे हैं। बता दें कि ये मामला 2004 से 2009 के बीच है, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। लालू यादव पर आरोप है कि उनके रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ है। आरोप के मुताबिक इस दौरान अभ्यर्थियों से नौकरी लगाने और के बदले जमीन और प्लॉट्स लिए गए। वहीं आरजेडी ने इस बारे में बयान जारी कर कहा कि पूर्णिया में महागठबंधन की सफल रैली के साइड इफेक्ट के तहत ये नोटिस जारी किया गया है। और अगली खबर भी बिहार से है, जहां आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार और मंत्री के खिलाफ नहीं बोले तो मेरा ही पुतला फूंक दो। साथ ही कहा कि न सरकार सही चल रही है। वहीं पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री को बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 17 साल में मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया, सरकार और नेता बदलते रहते हैं। चलिए बिहार के बाद अब नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर, जहां पर बलिया में कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6,500 करोड़ रुपए के निवेश से गाजीपुर से बलिया होते हुए मांझी घाट तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
वहीं मंच से गडकरी ने कहा कि 6500 करोड़ की लागत से 7 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज हुआ है। अब बलिया से यात्रा करना बहुत आसान हो जाएगा, समय भी कम लगेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बलिया की जनता की सभी मांगें पूरी करूंगा। साथ ही गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में भारत की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर होंगी। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कन्नौज जाएगा। रामपाल राठौड़ की हत्या की जानकारी लेने और उनके परिवार से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा। समाजवादी प्रतिनिधिमंडल में पूर्व चेयरमैन सुनील कुमार, गुप्त जिलाध्यक्ष कलीम खान और पूर्व विधायक अनिल दोहरे समेत 5 नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि 22 जनवरी को राजापुर गांव के रहने वाले 60 साल के रामपाल राठौड़ की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज कन्नौज जाएगा। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां उमेश पाल हत्याकांड मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उमेश पाल शूटआउट मामले में ये पहली गिरफ्तारी है। एलएलबी के छात्र सदाकत खान को एसटीएफ ने षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। इससे पहले सोमवार दोपहर ही पुलिस एनकाउंटर में एक आरोपी अरबाज मारा गया। इस मामले पर 5 घंटे बाद यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। मिली जानकारी के मुताबिक मुस्लिम हॉस्टल के कमरे में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई। गिरफ्तार आरोपी 27 वर्षीय सदाकत खान एलएलबी का छात्र है और आशंका है कि सदाकत खान अवैध रूप से इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में रहता था। सदाकत खान हॉस्टल के कमरे के सर्च के बाद एसटीएफ के कब्जे से भागने की कोशिश में था। डिवाइडर से टकराकर गिर गया और जख्मी हो गया। इलाज के लिए उसे एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की, जिन्होंने हाल ही में हुई प्रयागराज पर हत्या पर बयान दिया है और घटना को दुखद बताया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में जांच की जा रही है। हत्या में शामिल अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार पीड़ित के साथ है और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। और अब अगली खबर होली को लेकर है। जी हां, कुछ ही दिन बचे हैं होली के त्योहार में। आपको बता दें कि ब्रज क्षेत्र के बरसाना में आज लठमार होली कड़ी सुरक्षा के बीच मनाई जाएगी। वहीं अगले दिन लठमार होली नंदगांव के नंद भवन में होगी। जिला प्रशासन ने बरसाना में लठमार होली का आयोजन संपन्न कराने के लिए तकरीबन 2750 सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने का निर्णय लिया है। इस मौके पर देश विदेश के श्रद्धालु बरसाना आते हैं और वहीं आज बरसाना की तरफ जाने वाले सभी भारी वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। गोवर्धन, छाता, कोसी कला और राजस्थान के कामा से भी कोई भी भारी वाहन बरसाने की तरफ नहीं जा सकेगा। अब अगली खबर असम के डिब्रूगढ़ से है, जहां पर दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा बिलाज आज डिब्रूगढ़ में अपनी यात्रा समाप्त करेगा। देश के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इस बात की जानकारी साझा की है। मंत्रालय ने कहा कि पटना साहिब, बोधगया और विक्रमशिला, ढाका, सुंदरबन और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के रास्ते 28 फरवरी 2023 को डिब्रूगढ़ पहुंचने के साथ क्रूज 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करने जा रहा है। इस दौरान जलमार्ग मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, राजनयिक और विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर इस क्रूज को रवाना किया था। चलिए खबरों में अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, जहां आज से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर में अपना हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रही है और इसमें राहुल गांधी के संदेश को चिट्ठी के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के हर घर के साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों को 26 मार्च तक कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के एआईसीसी पर्यवेक्षक भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि पार्टी केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ती रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के मिले स्नेह के बाद कांग्रेस ने देशव्यापी स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया है और ये सभी का दिल जीतेगा।
चलिए आगे बढ़ते खबरों पर रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्राओं को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर विकास यात्राओं का समापन हो चुका है। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में चली इन विकास यात्राओं के दौरान लगभग 10,000 करोड़ की लागत से 38,000 करोड़ की लागत से कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इस दौरान 29,000 से ज्यादा जगहों पर भूमि पूजन किए गए। इस दौरान सीएम ने ट्रांसजेंडर को लेकर लिए गए फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों में ट्रांसजेंडर को भी पुरुष और महिला के साथ बराबरी का अवसर दिया गया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र पर भी तंज कसा। अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां पर विशाखापत्तनम में प्रदेश के उद्योग मंत्री गुडिवाड़ा अमरनाथ ने आंध्र प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लिया। 3 और 4 मार्च को विशाखापट्टनम में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। समिट में 49 देशों की कंपनियां और एसोमैच, फिक्की, सीआईआई और नेस्कॉम के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से, जहां पुलवामा में कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद आतंकियों पर सुरक्षा एजेंसी द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में स्थानीय पुलिस ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया है। वहीं पुलिस ने आशंका जताई कि आतंकी टारगेट किलिंग की घटना में शामिल था। बता दें कि पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर घेराबंदी की गई। पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों तक पहुंचे, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और बाद में पुलिस की तरफ से सूचना दी गई कि अवंतीपुरा एनकाउंटर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। अगली खबर तेलंगाना से है, जहां दवाओं की क्वालिटी रेगुलेशन और एनफोर्समेंट पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। 2 दिवसीय बैठक का आयोजन घरेलू और निर्यात बाजारों में दवाओं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा कि मंत्रालय और ड्रग्स कंट्रोलर कार्यालय इस बैठक का लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। भारत सरकार ने 2 दिवसीय बैठक बुलाने, चर्चा करने और एक आउटपुट लाने के लिए एक नया अभ्यास किया है। दवाओं की गुणवत्ता के रेगुलेशन के लिए अपनी रणनीतियों और योजनाओं के बारे में बात करते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि हम पहले मंत्रालय में तय करते हैं कि क्या किया जाना है और किस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसीलिए जब सरकार ये तय करती है तो रणनीति बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां मौसम विभाग ने 28 फरवरी और 1 मार्च को येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसी संभावना है कि वर्षा होने से समूचे प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। इस वजह से तापमान में भी गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि आज से राज्य के कुछ इलाकों में बारिश या गरज के साथ बारिश या फिर ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली और अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में बढ़ने वाली तूफान प्रणाली 1 मार्च तक इस क्षेत्र में सक्रिय रहेगी। आपको बता दें कि इस साल सर्दियों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में औसत से कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से निचले और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति पैदा होने की आशंका बन गई है। अगली खबर गुजरात के वलसाड से है, जहां देर रात एक फार्मा कंपनी में अचानक विस्फोट हो गया। वहीं विस्फोट के बाद कंपनी में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की जिंदा ही मौत हो गई। आग से लोगों के झुलसने की खबर भी है। अधिकारियों के मुताबिक वैन प्रोटोकेम फार्मा कंपनी में अचानक विस्फोट हुआ। घटना के दौरान इमारत का एक हिस्सा गिर गया। वहीं घायल व्यक्तियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। कहा जा रहा है कि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर तक आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करती रही, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि किस केमिकल से आग लगी है। और अगली खबर नॉर्थ ईस्ट राज्य नागालैंड से, जहां राजधानी कोहिमा के माओ मार्केट में भीषण आग लग गई। आग लगने से 200 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। अधिकारियों का कहना है कि आग 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लगी और इमारत में लकड़ी के ढांचे होने की वजह से आग तेजी से फैल गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। फिलहाल अब तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि बाजार में सब्जियां, किराने का सामान, कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन सहित कई तरह की दुकानें थी। अगली खबर भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से है, जहां आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप के झटके
तड़के करीब 2:46 पर लगे और इसका केंद्र पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर की गहराई में था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। हालांकि राहत की बात यह है कि भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भी इस बात की पुष्टि की है। हालांकि एक दिन पहले ही कल गुजरात के कच्छ और अमरेली में भी भूकंप के 2 झटके लगे थे। यहां भी किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है और इसके अलावा भी कुछ और राज्य भी हैं। पिछले कुछ दिनों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और अगली खबर खेल जगत से जुड़ी हुई है, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट 1 मार्च से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं 4 मैचों की सीरीज के 2 मैच जीतकर भारत सीरीज में 2-0 से आगे है। तीसरा टेस्ट जीतने के साथ ही टीम इंडिया लगातार चौथी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत लेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर भारत में 19 सालों में दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगा। भारत जहां अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम लेकर उतरेगा, तो वहीं कंगारू टीम के कप्तान पैट कमिंस पारिवारिक कारणों से ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। उनकी जगह उप कप्तान स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे। ओवरऑल दोनों टीमों के बीच 104 टेस्ट खेले गए हैं। 32 में भारत और 43 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। एक मुकाबला टाई रहा था और 28 ड्रॉ भी रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है और इस बार ये माना जा रहा है कि टीम इंडिया जीत दर्ज करेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में कोशिश हमारी हर राज्य से हर खबर आप तक पहुंचाने की थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।